हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी ग्रामर से है। ऐसे क्वेश्चन जो ग्रामर पोर्शन से हर वर्ष पूछा जाता है या यहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। जैसे रस, छंद, अलंकार को कैसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न यहाँ पर आपको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, सभी के लिए हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन है, रस किसे कहते हैं। रस के अंगों के नाम लिखिए। रस के प्रकार आपको पता है 10 प्रकार। रस के 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। किसी गद्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय पाठक, दर्शक या श्रोतागण को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। गद्य पद्य आपको पता ही है। पढ़ने मतलब जो हम पढ़ाई करते हैं, सुनने यानी देख सकते हैं, समझ रहे ना। और जैसे आपको पता है कि पाठक, दर्शक, श्रोतागण। पाठक यानी पढ़ने वाला, दर्शक देखने वाला, श्रोतागण सुनने वाला, इनको जो भी आनंद की अनुभूति उसे रस कहते हैं। जैसे आप किसी पाठ को देख रहे हैं, कहने का मतलब नाट्य पाठ हो सकता है, आप टीवी पे ही किसी कला को देख रहे हैं, या कोई मूवी ही देख रहे हैं, या कोई सीरियल ही देख रहे हैं, या क्रिकेट ही देख रहे हैं, या कि आप रेडियो से किसी संगीत को सुन रहे हैं, या मोबाइल से किसी संगीत को सुन रहे हैं, तो आपको सुनने के वक्त में कुछ ना कुछ आनंद की अनुभूति होती है, कुछ ना कुछ आनंद मिलता है, उसे हम कहते हैं रस। कहने का मतलब हम किसी चीज को देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे अंदर जो उत्पीड़न होता है, हमारे अंदर जो उत्पन्न होता है, जो भाव, उसे कहते हैं रस। रस के जो भाव हैं वो अंग कहलाते हैं। इनको 4 भागों में बांटा गया है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यही क्वेश्चन पूछा था, 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिखिए। मानवीकरण यानी कोई भी चीज है जिसे मानव से तुलना कर दी जाए। निर्जीव वस्तु है, उसे सजीव होने का व्यक्त कर दिया जाए। जैसे प्राकृतिक वस्तुएं, आपके पेड़ पौधे, बादल आदि को हम जब मानवीय भावनाओं के दायित्व में रखते हुए वर्णन करते हैं, अर्थात निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित या सजीव होकर माना जाए, दर्शाया जाए और वर्णन किया जाए, तो वहां पर जो अलंकार होता है मानवीय अलंकार होता है। अर्थात मानवीय अलंकार में मानव स्वरूप को सांचे पे ढालकर किसी वस्तु या व्यक्ति या किसी निर्जीव चीजों को तुलनात्मक रूप से वर्णन किया जाता है। कोई आपके पास वस्तु है, उसके मानवीय यानी मानव जीवन के भावनाओं से संबंधित रिलेशन के आधार पर समझाया जाए, उसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। यानी प्रकृति की कोई भी वस्तु है, मानव से तुलना कर दें, मानव के आधार पर समझाएं, उसे कहते हैं मानवीय अलंकार या मानवीकरण अलंकार। अगला है, विरोधाभास अलंकार की विशेषताएं लिखिए। विशेषता लिखना है विरोधाभास। अब देखिए, सभी कोई विरोधाभास अलंकार पढ़ लेते हैं, उसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं और उसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं, लेकिन इसकी विशेषताएं नहीं पढ़ते और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो विरोधाभास अलंकार हिंदी कविताओं में प्रयुक्त अलंकार का एक भेद है, मतलब अलंकार में से अलंकार का एक प्रकार है, एक ही विशेषता हो गया। और विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत एक ही वाक्य में आपस में कटाक्ष करते हुए 2 या 2 से अधिक भावों का प्रयोग किया जाता है। 2 या 2 से अधिक भावों का प्रयोग कर दिया जाता है। किसमें? विरोधाभास अलंकार में। 2 विशेषताएं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लिख सकते हैं। प्यार एक मीठ जहर है या मीठा जहर है। इस वाक्य में जहर को मीठा बताया गया है, जबकि यह ज्ञात है कि जहर मीठा नहीं होता है, इसलिए इसे कहेंगे हम विरोधाभास अलंकार। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार करते चलना है। आगे चलते हैं, अलंकार का ही अगला क्वेश्चन है, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार में अंतर लिखना है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, इसका जो मैं मतलब नोट्स जो मैं आप ये प्रोवाइड कर रहा हूं, उसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा टेलीग्राम में, वहां पर आप ज्वाइन जरूर कर लेना। इसका सॉल्यूशन जो भी, इसका कंप्लीट जो आज क्वेश्चन करा रहा हूं, इसका नोट्स आपको PDF के फॉर्म में या कि डायरेक्ट फोटो के फॉर्म में टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकार में अंतर लिखना है कि संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार क्या है। संदेह, इसमें संदेह वाचक शब्द होते हैं, जबकि भ्रांतिमान यानी किसी चीज को देख लो तो भ्रम पैदा हो जाए।
ठीक है, भ्रमवाचक शब्द होते हैं। इसमें अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है, इसमें झूठ निश्चय हो जाता है, झूठ निश्चय हो सकता है, लेकिन इसमें अनिश्चित की स्थिति बनी रहती है, मतलब अनिश्चित तो अनिश्चित ही है, लेकिन भ्रम, कभी भ्रम होता है, भ्रम सही भी हो सकता है, लेकिन संदेह कभी सही नहीं हो सकता है, बना ही रहता है कि संदेह है, क्लियर नहीं है। इसमें हम स्वयं भ्रम दूर कर सकते हैं, जबकि इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं है। 3 अंतर तैयार करना है, 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 अंक या 2 अंक, तो 2 अंतर या 3 अंतर याद कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पर एक अलंकारों का यहाँ पर, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, हमें कंफ्यूजन है, हमें संदेह है कि वाकई में लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, या स्वयं वीरता के अवतार यानी वीर महारानी कौन थी, इस पर संदेह है। समुझ तुम्हें घनश्याम हरि नाच उठे बनमोर, मतलब एक व्यक्ति आया जिसे घनश्याम समझ लिए मोर ने और नाचने लगे, तो ये भ्रम था, समझ रहे हैं, लेकिन संशय संदेह अलग है। संदेह अलंकार का एक उदाहरण लिखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, और यही है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार, यही आपका संदेह अलंकार का एक उदाहरण है। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रम स्वरूप जो अलंकार होता है, यानी भ्रमवश जब हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु को से तुलना कर लेते हैं या समझ बैठते हैं, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी किसी वस्तु को हम देख लें और उस वस्तु को किसी अन्य से तुलना करके उसको हम समझ बैठे कि वो कोई और है, जैसे कोई सामने से व्यक्ति आ रहा है, थोड़ा सा अंधेला है, तो आप उसको भ्रम से दूसरे व्यक्ति का स्वरूप समझ लो, उसे कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार। समुझ तुम्हें घनश्याम हरि नाच उठे बनमोर, मतलब घनश्याम समझकर तुम्हें जो मोर है वो नाच उठे, मतलब तुम घनश्याम नहीं हो लेकिन समझ गए, भ्रम हो गया, उसे हम कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार, मतलब जहां भ्रम स्वरूप वर्णन हो रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, समझ तुम्हें घनश्याम हरि नाच उठे बनमोर, 5 महावर देन की नाइन बैठी आए, फिर जानी महाबरी एड़ी मीड़ित जाए। क्लियर, तो ये एग्जाम्पल है, समझ तुम्हें घनश्याम हरि नाच उठे बनमोर, 5 महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महाबरी एड़ी मीड़ित जाए। क्लियर है। विरोधाभास अलंकार की विशेषताएं आपने पढ़ी लिया है, ये सेकेंड क्वेश्चन लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक लिखें विरोधाभास अलंकार का उदाहरण पूछा जाएगा, वो भी 2 अंक का ही पूछा जाएगा। तो एग्जाम्पल आपको तैयार करना है, या अनुरागी चित्त की गति नहीं समझे कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, मतलब श्याम जी जैसे जैसे बूढ़े होते जा रहे हैं उतने ही उनके रंग उज्जवल होता जा रहा है। विरोधाभास अलंकार है, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं आपको याद करने होंगे, ठीक है, तो इसलिए आप लोग इनका एग्जाम्पल याद कर लेना। अगला है छंद किसे कहते हैं, इसके भेद लिखना है। तो छंद वर्णों की संख्या एवं क्रम, मात्रा तथा गति यति से संबद्ध विशिष्ट नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। ये क्वेश्चन मुख्य रूप से, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो, तो आप लोगों को जो ग्रामर पोर्शन करा रहा हूँ इनको तो अच्छे तरीके से तैयार ही कर लेना, 100% रूप से तैयार करना है, छोड़ना नहीं है। जैसे यहाँ पर छंद किसे कहते हैं, तो छंद का थोड़ा सा परिभाषा कठिन है कि वर्णों की संख्या एवं क्रम, मात्रा तथा गति यति से संबद्ध विशिष्ट नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। मतलब किससे किससे, वर्णों की संख्या से, संख्या का क्रम होना चाहिए, उसमें मात्रा होनी चाहिए, गति यति होना चाहिए, इनका संबद्ध रूप मतलब इनको मिला करके एक पद की रचना हो जाती है जिसे हम छंद कहते हैं। और यदि छंद की प्रकार की बात करें तो छंद 2 प्रकार से होते हैं, जिसे मात्रिक छंद और वर्णिक छंद कहते हैं। ऐसे छंद जिनकी गणना मात्रा के आधार पर की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, और जो वर्ण के आधार पर गणना जिनका किया जाता है उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। छंद किसे कहते हैं, तो आपका वर्ण की संख्या, कितने वर्ण हैं उसमें, उनका क्रम क्या है, उनकी मात्रा क्या है, उनकी गति यति में संबद्ध क्या है या संबंध क्या है, इनके विशिष्ट समायोजन से जो पद रचना होती है फिर बच्चों उसे ही कहते हैं हम क्या, छंद कहते हैं। तो इस प्रकार से आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखा हिंदी ग्रामर के, और आपका जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा अगला वीडियो भी मैं जल्द लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।